अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आज मेरे और युग जी के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं आज युग जी के साथ वो सब करके ही दम भरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की ओर बढ़ाने लग जाती है। जब वो युग के कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि युग गहरी नींद में बेड के ऊपर पीठ के बल सो रहा था। अमोदिता युग के पास जाते हुए कहती है, अरे युग जी तो अभी तक सो रहे हैं। अभिमन्यु ने तो बताया था युग जी 3-4 घंटे से सो रहे हैं। उस हिसाब से तो युग जी को अभी तक उठ जाना चाहिए था। आखिर रात में इन्होंने ऐसा क्या कर लिया जो इन्हें इतनी नींद आ रही है। अमोदिता युग का चेहरा देखते हुए कहती है, युग जी को उठा दूं क्या? उठाऊं या नहीं उठाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। उठेंगे तभी तो वो मेरे साथ वो करेंगे, पर ऐसे उठाना ठीक नहीं होगा। कितने प्यार से सो रहे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा युग जी को उठाने का। एक काम करती हूँ, यहीं पर बैठी रहती हूँ। जब युग जी उठेंगे और आंखें खोलते ही सबसे पहले मुझे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और खुशी के मारे सीधे मुझे गले लगा लेंगे। इतना सोचकर अमोदिता शर्माने लग जाती है और युग के बिस्तर के पास ही जगह बनाकर बैठ जाती है। अमोदिता युग को सोते हुए देखने लग जाती है और उसके जगने का इंतजार करने लग जाती है। इंतजार करते करते ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं, पर युग की नींद अभी तक नहीं खुली थी। अमोदिता उबासी लेते हुए कहती है, ये युग जी तो उठ ही नहीं रहे, अब क्या करूं मैं तो बोर हो गई। मेरे मोबाइल में तो बैटरी भी नहीं है कि फेसबुक ही चला लूं। अब करूं तो क्या करूं मैं। इतना कहकर अमोदिता अपनी नजरें युग के कमरे के चारों ओर घुमाने लग जाती है। अमोदिता सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसकी नजर युग के कमरे के अंदर रखे टेबल पर पड़ती है जिसके ऊपर टाइपराइटर रखा हुआ था। अमोदिता टाइपराइटर को देखते हुए कहती है, अरे ये टाइपराइटर किसका है। इतना कहकर अमोदिता बिस्तर पर से उठती है और टेबल के पास रखी कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अमोदिता टाइपराइटर को देखते हुए कहती है, ये टाइपराइटर तो बहुत पुराना लग रहा है, पर ये आया कहां से। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तब तो ये टाइपराइटर यहाँ पर नहीं था। कहीं युग जी ने इसे किसी कबाड़ी से तो नहीं खरीदा। ये युग जी भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लगता है इन्हें एंटीक चीजें कलेक्ट करने का शौक है, पर देखना शादी के बाद मैं सब कुछ बदल दूंगी। ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करने दूंगी उन्हें। अमोदिता ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी उसकी नजर टेबल पर फैले कागजों पर पड़ती है जिस पर हाथों से कुछ लिखा हुआ था। वहीं पर एक पेन और चश्मा भी रखा हुआ था। अमोदिता उन कागजों को हाथ लगाते हुए कहती है, इसमें तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में लिखा है कि शुरुआत कैसे करनी है, कौन कौन सी फसलें लगानी है। पर इसमें ये सब क्यों लिखा है युग जी ने, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गई थी। युग जी ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप करने ही तो आए हैं यहाँ पर, तो खेती के प्लान्स के बारे में तो लिखेंगे ही ना। मुझे लव लेटर थोड़ी लिखेंगे। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। इतना कहकर अमोदिता टेबल पर ही रखे चश्मे को उठाकर पहनते हुए कहती है, अरे ये चश्मा तो और भी पुराना लग रहा है, जरा लगाकर देखूं तो कैसा लगता है मुझ पर। अमोदिता अपना मोबाइल निकालती है और उसमें अपना चेहरा देखते हुए कहती है, मैं तो पूरी माँ की तरह लग रही हूँ। लगूंगी भी क्यों नहीं, आखिर मैं सौदाइन जो हूँ। मेरे अंदर उन्हीं के गुण तो हैं, पर समझ नहीं आता ये युग जी इतना पुराना चश्मा क्यों पहनते हैं। इन्हें तो अपने लिए नया चश्मा ले लेना चाहिए। यही सब बड़बड़ाते हुए अपना चेहरा मोबाइल में देखते हुए अमोदिता अपनी लटों को संवार ही रही थी कि तभी उसे मोबाइल के अंदर एक काला साया दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी जान हलक में आ जाती है। अमोदिता खुद से कहती है, ये साया किसका था। इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ने लग जाती है, पर जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां सिवाय युग के और कोई नहीं था जो कि गहरी नींद में सो रहा था। अमोदिता झट से वो चश्मा उतार कर टेबल पर रखते हुए कहती है, इस चश्मे में तो कुछ भी दिखाई देता है, जो चीज नहीं है वो भी पता नहीं युग जी कैसे पहन लेते हैं। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। अमोदिता कदमों की आहट सुनते हुए कहती है, लो आ गए युग जी के दोस्त, इनको भी अभी ही आना था। एक काम करती हूँ, कुछ भी बहाना करके इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल देती हूँ। आखिर तभी तो मैं युग जी के साथ वो सब कुछ कर पाऊंगी जब ग्रेवयार्ड कोठी में कोई होगा नहीं। यही सब सोचते हुए अमोदिता कुर्सी पर से उठती है और युग के कमरे से बाहर जाने लगती है। अभी अमोदिता ने युग के कमरे की दहलीज पार की ही थी कि तभी उसे एक औरत के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है, तूने अच्छा नहीं किया अमोदिता, तूने अच्छा नहीं किया। औरत की आवाज सुनकर अमोदिता का दिल दहक जाता है और वो मन ही मन सोचने लग जाती है कि यक्षिणी यहाँ पर भी आ गई क्या फिर से। लगता है ये आज मुझे नहीं छोड़ने वाली। औरत के हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। औरत की आवाज सुनकर अमोदिता इतना डर गई थी कि सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही थी,
पर वो भी आखिर एक सौदाइन थी। वो बड़ी हिम्मत करके बोलती है, क्या अच्छा नहीं किया मैंने? और ये क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहता है, पर कुछ ही देर बाद जब अमोदिता अपने कदम आगे बढ़ाने वाली होती है, तभी फिर किसी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। तू जानना चाहती है कौन हूं मैं? तो सुन, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह आवाज सुनकर अमोदिता की रूह कांप उठती है और उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी के हंसने की आवाजें गूंजने लग जाती हैं। अमोदिता घबराते हुए कहती है, क्या क्या कहा तुमने? यक्षिणी? यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है। हाँ, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। तूने युग पर टोना करके ठीक नहीं किया अमोदिता, अब उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, सजा? कैसी सजा? अमोदिता जवाब का इंतजार करने लग जाती है, पर कोई जवाब नहीं आता है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये यक्षिणी मेरे साथ अब क्या करने वाली है? ये मुझे क्या सजा देने वाली है? मैं तो अपने साथ राई भी नहीं लाई जिससे ये यक्षिणी डरती है, और मैं तो वो मंत्र भी भूल गई जो माँ ने मुझे बताया था। अब मैं क्या करूं? मुझे बचा लो भगवान, आज के बाद कभी जादू टोना नहीं करूंगी पक्का। माँ के कारण फंस गई मैं। अमोदिता भगवान से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जांघों को कोई छू रहा है। अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो यक्षिणी? मैं कोई मर्द नहीं हूं जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मैं अंदर से औरत ही हूँ। अमोदिता को एहसास होता है कि पहले तो कोई बड़े ही प्यार से उसकी जांघों को सहला रहा था, पर देखते ही देखते कोई अदृश्य शक्ति उसकी जांघों को अपने बाजुओं की पूरी ताकत से मसलने लग जाती है। अमोदिता दर्द से कराहते हुए कहती है, नहीं यक्षिणी, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। अमोदिता दर्द से कराही जा रही थी, पर वो अदृश्य शक्ति उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमोदिता को महसूस होता है कि पहले तो वो अदृश्य शक्ति उसकी जांघों को मसल रही थी, पर देखते ही देखते वो अदृश्य शक्ति उसकी जांघों से उसके बदन के ऊपर के हिस्से की ओर अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है। हाथ बढ़ाते बढ़ाते ही वो उसके वक्ष तक पहुंच गई थी। अमोदिता चीखती है, नहीं यक्षिणी रुक जाओ, ये सब मत करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं तुम्हारी शिकार नहीं बनना चाहती। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से उसने जो कुर्ती पैजामा पहनी हुई थी, उसके पैजामे का नाड़ा अपने आप खुलने लग जाता है। अमोदिता की कराहने की आवाज के साथ उसके आंसू भी निकलने लग जाते हैं। अमोदिता रोते हुए कहती है, रुक जाओ यक्षिणी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, मुझे अपना शिकार मत बनाओ। मैं युग जी पर अब कभी अपने डोरे नहीं डालूंगी, उनसे दूर ही रहूंगी, छोड़ दो मुझे। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसका पैजामा अपने आप नीचे हो जाता है। उसकी नग्न टांगे दिखने लग जाती हैं, जो किसी पगडंडी की तरह हिले जा रही थी। अमोदिता को एहसास होने लग जाता है कि कोई उसकी कुर्ती को ऊपर उठा रहा है, उस कुर्ती को उसके बदन से निकालने की कोशिश कर रहा है। अमोदिता अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस अदृश्य शक्ति को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। अमोदिता रोते हुए कहती है, यक्षिणी ये सब गलत है, मैं भी एक स्त्री ही हूँ और तुम भी। एक स्त्री होकर तुम दूसरी स्त्री के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं वादा करती हूँ कि युग जी से दूर रहूंगी, उनके पास कभी नहीं भटकूंगी। अमोदिता ने अपने दोनों हाथों से अपनी कुर्ती को कसकर पकड़कर रखा हुआ था। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उस अदृश्य शक्ति ने उसकी कुर्ती को छोड़ दिया हो। अमोदिता अपनी सलवार को वहीं पर फर्श पर पड़ा रहने देती है और वहां से भागने लग जाती है। उस वक्त अमोदिता को ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर जाना ही ठीक लगता है। वो वहां से भागने लग जाती है। अमोदिता भागते भागते अभी सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी सीढ़ियां उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गुलाटी खाते हुए सीढ़ियों से गिरने लग जाती है। फर्श पर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। 2 घंटे बाद अमोदिता बेहोश पड़ी हुई थी। जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों के सामने युग का चेहरा था, जो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। अमोदिता लेटे लेटे ही अपने आसपास नजरें घुमाने लगती है और देखती है कि इस वक्त वो युग के कमरे में उसके बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी। अमोदिता होश में आते हुए कहती है, युग जी आप? युग हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, तुम ठीक तो हो ना अमोदिता? अमोदिता कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसे याद आता है कि यक्षिणी ने उसकी सलवार उतार दी थी। वो झट से अपनी नजरें अपने पैरों की तरफ घुमाती है और देखती है कि उसने सलवार पहनी हुई थी। उसके लेफ्ट पैर में मोच आई थी जिस पर युग ने कॉटन की क्रेप बैंडेज लपेट दी थी, जिस कारण उसका लेफ्ट पैर पूरी तरह से कवर हो गया था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, मेरी सलवार तो यक्षिणी ने उतार दी थी, फिर ये मेरे बदन पर कैसे?
युग अमोदिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि वो क्या सोच रही थी। युग अमोदिता से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, वो अमोदिता तुम्हें सलवार मैंने पहनाई है, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने कुछ देखा नहीं सलवार पहनाते हुए, मैंने अपनी नजरें फेर ली थी कसम से, पापा की कसम। अमोदिता धीरे से बड़बड़ाती है, मरे हुए लोगों की कसम कौन खाता है युग जी? खाना है तो अपनी माँ की कसम खाइए ना। ऐसे कैसे विश्वास कर लूं मैं आपका? आपने कुछ तो देखा होगा, आखिर आप भी एक मर्द ही तो हैं। युग अमोदिता की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपने मन में चल रहे सवाल उससे पूछने लग जाता है। अमोदिता, तुम सीढ़ियों से गिर कैसे गई और तुमने अपनी सलवार क्यों उतार दी थी मेरे कमरे के बाहर? वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे चीखने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई थी और सही टाइम पर मैं आ गया, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं युग जी को कैसे बताऊं कि ये सब यक्षिणी ने मेरे साथ किया। अगर ये बता दूं तो उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि यक्षिणी ने मेरे साथ ये सब क्यों किया था। अमोदिता युग के सवाल का जब कुछ जवाब नहीं देती तो युग फिर उससे उस पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अमोदिता मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर ये सब क्या था? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अमोदिता बात को दबाते हुए कहती है, युग जी इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस ये समझिए कि ये लड़कियों वाली प्रॉब्लम है जो आपको बताना ठीक नहीं है। अमोदिता बात को बदलते हुए कहती है, ये सब छोड़िए तो फिर हम वो करें। अमोदिता के मन में यक्षिणी के लिए डर तो था, पर युग को अकेले में देखकर उसके अंदर की वासना जग गई थी। एक पल के लिए वो यक्षिणी को भूल गई थी और वो युग के साथ संभोग करना चाहती थी। युग को अमोदिता की बात समझ नहीं आती, इसलिए वो मुंह बनाते हुए कहता है, वो करे मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे वही जो उस दिन आप मेरे घर में करने आए थे, हम दोनों झोपड़ी के अंदर करने ही वाले थे कि तभी वहां पर पापा और बल्लू काका आ गए थे। याद आया कुछ आपको? युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, क्या करने वाले थे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा इस बारे में। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी को क्या हो गया? कहीं उस यक्षिणी ने युग जी पर किया गया मेरा टोना भी तो नहीं तोड़ दिया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भला एक सौदाइन का टोना तोड़ने की किस में हिम्मत है? पर फिर युग जी को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अमोदिता युग को फिर बीती यादें याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे युग जी याद कीजिए ना, कल दिन भर आपने और मैंने बात की थी और फिर आप शाम को मुझसे मिलने के लिए हवेली भी तो आने वाले थे, पर फिर आप आए क्यों नहीं? अभिमन्यु बता रहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए निकले तो थे, पर रोंका घाट पर ही सारी रात रुक गए थे। आखिर आप वहां पर क्या कर रहे थे? युग रात की बात याद करते हुए कहता है, मैं तुमसे कहाँ मिलने आने वाला था, मैं तो मछली लेने गया था और वहीं पर मुझे यामिनी। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, अरे अमोदिता, ये तुम्हें क्या हो गया? जब युग पीछे मुड़ता है तो देखता है कि दरवाजे की दहलीज पर अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जो अमोदिता को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो गया था। अभिमन्यु अपने कदम अमोदिता के पास बढ़ाते हुए कहता है, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी अमोदिता? आखिर ये सब हुआ कैसे? अमोदिता बहाने बनाते हुए कहती है, कुछ नहीं अभिमन्यु, मेरा बस पैर फिसल गया था सीढ़ियों पर, ये तो मोच आ गई। अभिमन्यु सहानुभूति देते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। युग अभिमन्यु से पूछता है, अभिमन्यु तू कहाँ चले गया था मुझे बिना बताए? अभिमन्यु जवाब देता है, अरे काम से गया था रोंका मुचा गांव, तू सो रहा था इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। युग झट से पूछता है, किस काम से? अमोदिता भी अभिमन्यु का जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिर अभिमन्यु रोंका मुचा गांव क्यों गया था। सदियों से है पुरानी